आयरन, स्टील, इन सारे चीजों की बात हम लोग पिछली कक्षा में कर रहे थे। कोयला वगैरह के उद्योग से जुड़ी हुई बातें हम लोग पिछली कक्षा में कर रहे थे और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कक्षा में और बात करते हैं पृष्ठ संख्या 47 पर बचे हुए एक पैराग्राफ की और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने माइक डेविस लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट के विचार को या फिर के तथ्य के द्वारा दिए गए तथ्य की बात हम लोगों ने अंत में की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ change in the attitude of the British government toward encouraging industry was noticed during the time of Lord Curzon। लॉर्ड कर्जन के समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो व्यवहारिक बदलाव था, जो उद्योग को आगे बढ़ाने में, इन सारे चीजों को देखा गया। यानी कि अंग्रेज सरकार का व्यवहारिक बदलाव किस चीज के लिए, तो उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ये सारी चीजें खास तौर पर देखी गई लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। A separate department of commerce and industry was created in 1905 as his instance। अगर इन सारे चीजों के आधार पर बात करें और तथ्य की बात करें, जो यह बताता है कि लॉर्ड कर्जन वाली जो बातें हैं वो सत्य है, वो ये इस आधार पर कि 1905 यानी कि 1905 में एक अलग से विभाग, एक अलग से सरकारी विभाग स्टैब्लिश होता है, स्थापित होता है, जो वाणिज्य और उद्योग विभाग होता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। Several mechanical industries including rice, flour, timber, iron and steel works and mineral industry as salt, mica and saltpeter were developed in the beginning of the 20th century। अगर हम लोग बात करें 20वीं शताब्दी के शुरुआत की, तो बहुत सारे मैकेनिकल इंडस्ट्री की स्थापना हुई, चाहे कहें तो वो विकसित हुआ, चाहे उसकी बात करें तो चावल के उद्योग की बात करें, आटे के उद्योग की बात करें, आयरन, स्टील, टिम्बर और अलग अलग मिनरल, साल्ट, माइका, इन सारी चीजों की बात करें, इन सब का भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हो गई। बट as most of them were owned or controlled by the British, their growth was slow since the promoter were only interested in extracting profit with minimum investment। और चूंकि अधिकांश जो उद्योग था वो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, अंग्रेजों के मालिकाना हक में था, इसलिए जो उद्योग कर्मी थे, जो उद्यमी थे, वो कम इन्वेस्टमेंट में अपना ज्यादा प्रॉफिट देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि जो भी प्रॉफिट हो वो इस देश के लिए यानी कि प्रोडक्शन वाले कंट्री के लिए ना हो, जबकि मेरे कंट्री के लिए हो, यानी कि इंग्लैंड के लिए हो। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर द प्रोड्यूस गुड एट वन प्लेस वेयर द मेन रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट। और जो उद्योग कर्मी, जो उद्यमी या फिर जो पैसा लगाने वाले जो पूंजीपति थे, वो उद्योग में पैसा इसलिए लगा रहे थे या उद्योग इसलिए स्थापित कर रहे थे क्योंकि उनको भारत में सस्ता मजदूर, रॉ मटेरियल भी आसानी से, कच्चा माल भी आसानी से मिल जा रहा था और मार्केट फॉर प्रोड्यूस गुड्स, और जो सामान जो बनता उसको बेचने के लिए जो ग्राहक है वो भी आसानी से मिल जा रहे थे। और ये सारी चीजें जो हैं वो इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक बड़ा कारण बन रहा था। आगे लिखा हुआ है one might wrung from the laborer's hand shall buy and sell the miser's land, or if protected from an high does that whole nation sell and buy। ये विलियम बेक ऑग्रियस ऑफ इनोसेंस में इन्होंने कहा था कि वन माइट रंग फ्रॉम द लेबरर्स हैंड shall buy and sell the miser's land, or if protected from on high does what whole nation sell और buy। ये एक राइम फॉर्म में दिया गया हुआ है जहां पर यह कहा जा रहा है विलियम बेक के द्वारा कि ये जो मजदूर हैं, ये जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा खरीदा गया, उनके द्वारा सारा कुछ क्रय और विक्रय यानी कि खरीदना और बेचना, इन सारे चीजों की प्रक्रिया है जो एक देश को आगे बढ़ा रही है या फिर वो उस इंडस्ट्री को, उस उद्योग को आगे बढ़ा रही है। आगे लिखा हुआ है
other than machine based industry, the 19th century was witnessed the growth of plantation industry such as tea, coffee and indigo. अगर हम लोग मशीन बेस्ड इंडस्ट्री की बात से अलग हटे तो 19वीं शताब्दी में हम लोगों ने यह भी देखा, हमारे समाज ने यह भी देखा कि प्लांटेशन इंडस्ट्री यानी कि जो कैश क्रॉप वाले इंडस्ट्री हैं, जो बहुत जल्दी पैसा देने वाले इंडस्ट्री हैं, उद्योग हैं, जैसे हम लोगों ने पहले बात कर रखी है अलग अलग अध्यायों में, चाय, कॉफी, इंडिगो, इन सारे चीजों की, नील की, चाय की, कॉफी की, ये सारे उद्योग भी, प्लांटेशन इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो किया, विकसित हुआ। 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। दे वर मेनली ओन्ड बाय यूरोपियन, और सारे में अधिकांश जो उद्योग के जो मालिक थे वो यूरोपियन थे, खासकर अंग्रेज थे। यूरोपियन मतलब पूरा यूरोप महादेश, और अंग्रेज मतलब इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड एक देश है, यूरोप एक महादेश है, तो एक महादेश में बहुत सारे देश होते हैं, एक देश होता है जिसमें अलग अलग प्रांत होते हैं। लिखा हुआ है टू डेवलप दीज इंडस्ट्री द ब्रिटिश इन्वेस्टेड हैवली इन द डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवे विच लेटर प्रूव टू बी द बेनिफिशियल फॉर इंडियंस। और इन सारे उद्योग को तेजी से बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने रोड कनेक्टिविटी यानी कि एक जगह से दूसरे जगह यातायात का जो साधन था उसको मजबूत किया। उसके लिए उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, रेल का निर्माण करवाया, जो उनके लिए उस समय बेनिफिशियल था और बाद में चलकर यह आम भारतीयों के लिए लाभकारी साबित हो गया। हालांकि ये रेल, रोड, इन सारे चीजों का जो मुख्यतः जो विकास है ये अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए करवाया था, शॉर्ट टर्म गेन के लिए करवाया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह भारतीयों के लिए फायदेमंद हो गया। दे डेवलप्ड द रेलवे कीपिंग इन व्यू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन एंड अदर रॉ मटेरियल टू द पोर्ट। उन्होंने रेलवे की शुरुआत इसलिए की, स्थापना या फिर कहें तो स्थापित इसलिए किया, बनवाया इसलिए ताकि कॉटन और बाकी जो रॉ मटेरियल है, बाकी जो कच्चा माल है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके, बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके, ताकि वहां से पानी के रास्ते वो अपने देश सामान को ले जाएं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम रेलवे सिस्टम प्लेड रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। और स्वतंत्रता के बाद यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद यही रेलवे भारत के इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन का काम कर गया या कर रहा है, भारत के उद्योग के लिए एक रीढ़ की हड्डी का के तौर पर कार्य कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे एक केस स्टडी की, जहां पर हम लोग बात करेंगे टेक्सटाइल की, यानी कि वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे केस स्टडी के तौर पर। तो लिखा हुआ है यहां पर, पहला, द हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया डेट्स बैक टू द हड़प्पन पीरियड। अगर हम लोग टेक्सटाइल की बात करें और टेक्सटाइल के ओरिजिन की बात करें भारत के संदर्भ में, तो इसकी शुरुआत हमें हड़प्पन काल से ही देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या रहा है, द डिस्कवरी ऑफ स्पेंडलेस एंड पीस ऑफ कॉटन स्टक टू अ सिल्वर फ्रॉम इट्स साइड्स प्रूव दिस। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हड़प्पन काल से टेक्सटाइल के जुड़ने का या फिर वहां से शुरू होने के साक्ष्य देते हैं। चाहे वो अलग अलग पीस ऑफ कॉटन की बात करें या सिल्वर की बात करें, जो उस समय के चीजों पर स्थापित है, वो सारी चीजें बताती है। स्पिनिंग एंड वीविंग एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। जो सिलाई और बुनाई की जो चीजें हैं वो मॉडर्न पीरियड से, मौर्य काल से उसका इतिहास दिखता है ओवर 2000 ईयर्स अगो, यानी कि मॉडर्न पीरियड यानी कि 2000 साल पहले से इसका इतिहास दिखता है सिलाई और बुनाई का। वही लिखा हुआ है, स्पिनिंग एंड वीविंग एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ओवर 2000 ईयर्स अगो। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ आवर टेक्सटाइल हेरिटेज। और यही हमारे टेक्सटाइल हेरिटेज यानी कि वस्त्र के जो वस्त्र का जो संस्कार या फिर कहें तो वस्त्र का जो हमारा हेरिटेज है, वस्त्र का जो हमारा सारा कुछ है, वस्त्र का जो हमारा सब कुछ जो संसार है, या फिर कहें तो वस्त्र क्या जो हमारा जो शुरुआत होता है या फिर बिगिनिंग होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का या फिर टेक्सटाइल का, खास तौर पर वस्त्र का, ये सारी चीजें बताती है कि यहां से हमारा जो वस्त्र उद्योग है या फिर खास तौर पर कहें तो वस्त्र जो है वो अपने स्तर पर शुरू हो गया था, मशीनी स्तर पर नहीं, लेकिन हस्तकला के ही स्तर पर, हस्तशिल्प के स्तर पर ही, स्पिनिंग और वीविंग के स्तर पर ही ये शुरू हो गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्सटाइल टेक्निक की। अब अलग अलग तरीकों की बात करते हैं जिसके आधार पर हमारा वस्त्र
विभाग जो है या फिर भारत का जो वस्त्र संस्कार जो है वो आगे बढ़ा। तो बात करते हैं लिखा हुआ टेक्सटाइल टेक्निक के बारे में कि वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी वी आर यूज्ड टू मेक टेक्सटाइल, बहुत साधारण और बहुत सामान्य तरीके का प्रयोग किया जाता था वस्त्र को बनाने के लिए। द फाइंडिंग ऑफ एक्सकेवेटेड साइट यील्ड artifact made of stone, bone, etc., which reveal that primarily man used his hand as the main tool। और बहुत सारे ऐसे अगर हम लोग बात करें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और वहां से जो हम लोग अलग अलग चीजों को खोदते या फिर अलग अलग चीजों को देखते हैं, तो वहां से यह पता चलता है कि उस समय जो टेक्सटाइल टेक्निक था या फिर टेक्सटाइल का जो कार्य होता था, वस्त्र का जो कार्य होता था, सिलाई और बुनाई का, वो लोग अपने हाथों से करते थे और सप्लीमेंटेड बाय अदर टूल। और कुछ जो स्टोन और अलग अलग चीजों से के आधार पर जो कुछ हथियार होते थे, कुछ औजार होते थे, उसके आधार पर ये लोग हाथ से सिलाई और बुनाई का कार्य करते थे। लिखा हुआ है सिंस देन वेरियस टेक्नोलॉजी हैव बीन डेवलप्ड टू वेव क्लॉथ। और शुरुआत से लेकर अब हम लोग बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों का, बहुत सारे अलग अलग तकनीकों का, बहुत सारे अलग अलग प्रौद्योगिकियों का विस्तार हुआ इस क्लॉथ मेकिंग में या इस क्लॉथ वीविंग में। द वर्ड लूम स्टैंड फॉर द फ्रेम और मशीन यूज फॉर वीविंग। लूम शब्द का मतलब होता है एक ढांचा या फिर एक मशीन जो बुनाई के लिए होता है, जिसको करघा कहते हैं हिंदी में। वीविंग बाय हैंड ऑन अ वुडन फ्रेम वाज रेफर्ड एज हैंडलूम। और लूम का मतलब क्या है? एक फ्रेम, एक ढांचा, एक मशीन, और वही लूम यानी कि उसी फ्रेम, उसी वुडन फ्रेम, उसी लकड़ी के फ्रेम, उसी काठ के फ्रेम या फिर कहें तो मशीन पर जब हाथ से सिलाई और बुनाई होती है तो उसी को हम लोग हस्तकरघा यानी कि हैंडलूम कहते हैं। इन मॉडर्न टाइम स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आधुनिक काल की बात करें, खास तौर पर बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद की, यानी कि ये जो उद्योग क्रांति है उसके बाद की, औद्योगिक क्रांति के बाद की बात करें तो बिग मशीन ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी रिप्लेस द हैंडलूम एंड वे रेफर्ड एज अ पावर लूम। और अगर हम लोग जो पहले हैंडलूम यानी कि हाथ वाले मशीन से यानी कि हाथ से जो कार्य हुआ करते थे वस्त्र के, वो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मशीन के द्वारा होने लगे हाथ के जगह पर, यानी कि अब हैंडलूम के जगह पर मशीन लूम या फिर कहें तो पावर लूम की बात आ गई। यानी कि जो हस्तकरघा था अब वो संयंत्र करघा में तब्दील हो गया, बदल गया। जो चीजें पहले सिर्फ हाथ से हुआ करता था, पत्थर वगैरह के हथियार से हुआ करता था, वो बाद में फ्रेम यानी कि ढांचा और कुछ मशीन के आधार पर हाथ से हुआ, और बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वो हाथ भी गया और अब बेसिकली जो है वो मशीन की बात हो गई। यानी कि हैंडलूम से हम लोग पावर लूम की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड लूम की तरफ आ गए, और हम लोगों ने वस्त्र के विभाग में बहुत अलग अलग बदलाव को हम लोगों ने देखा। हमने ऐतिहासिक तौर पर इन सारे चीजों की बात की। अब हम लोग बात करेंगे हैंडलूम की अलग से, क्योंकि अभी हम लोग एक केस स्टडी के तौर पर टेक्सटाइल को देख रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे हैंडलूम की, और भी हम लोग को इसमें बात करनी है। वर्टिकल लूम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लूम क्या होता है, पीट लूम क्या होता है, पावर लूम क्या होता है, लाइव ऑफ वीवर्स ऑफ इंडिया की भी हम लोग बात करेंगे। और इन सारे चीजों की बात करने के लिए हम लोग को मिलना होगा अगली कक्षा में, क्योंकि अब मैं दे रहा हूं इस कक्षा को यहीं पर विराम। मिलता हूं अगली कक्षा में, तो हम लोग हैंडलूम के साथ इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।